वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज जैसा कि हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसी में उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का टॉपिक ले रहे हैं, भारतीय संविधान में रिट। तो रिट से संबंधित अब जो भी प्रश्न आने वाले हैं आप इससे हल कर पाएंगे, तो ये टॉपिक पूरा पढ़िएगा ध्यान से। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है जीएस की, और रात को 9 बजे जीएस सेक्शन ही जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। मैं नंबर आपको शो कर दे रही हूँ, ये नंबर है जिन पे आप जानकारी ले सकते हैं। अभी नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए है, साथ में आरओ एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो वैकेंसीज़ हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, इन सभी की वैकेंसीज़ के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं सभी कोर्सेज़ में, पीडीएफ नोट्स हैं, पेड क्विज़ है, टेस्ट सीरीज़ है। तो आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको एक बार टेस्ट के फॉर्म में आप देख पाएंगे कि आपको कितना प्रिपेयर हुआ है, क्या सब्जेक्ट अभी आपको और प्रिपरेशन की नीड है, खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो डेली अभी जो समय बचा है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर आरओ का एग्ज़ाम है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो इसके लिए डेली आपको एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, और पेड क्विज़ भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप अपने आप को देख पाते हैं कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग आप हल कर पा रहे हैं प्रश्नों को या नहीं। तो सीसैट, हिंदी हो गया, इन सब का भी उसी कोर्स में मटेरियल दिया गया है। अलग से हिंदी का लेना चाहते हैं सिर्फ हिंदी का भी अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज़ कर पाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान में रिट आखिर है क्या और रिट कितने प्रकार की होती है। तो रिट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, इनका एक लिखित आदेश है जो भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देता है। अर्थात मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक राइट दिया गया आर्टिकल 32 जिसके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वहाँ से क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। उसी रिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ज़रूर याद रखिएगा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल उच्चतम और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। देखिए इसमें क्या बताया गया, फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या कोई अन्य न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, इसका अधिकार है? तो नहीं है, लेकिन ये कौन कर सकता है? संसद कानून बना के कर सकती है, तो ये संसद के द्वारा हो सकता है, ठीक है। फिर 1950 से पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इन रिटों को अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिट होती कितने प्रकार की हैं। तो रिट है कुल 5 प्रकार की। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड है परमादेश, थर्ड है प्रतिषेध, फोर्थ है उत्प्रेषण, फिफ्थ है अधिकार परीक्षा। तो अनुच्छेद 32 और 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय और क्षेत्रों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली वाली रिट पढ़नी हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस शब्द को लिया गया लैटिन भाषा से। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया और उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
यह रिट तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई व्यक्ति यदि हिरासत कानून सम्मत है या कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, या फिर न्यायालय के द्वारा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही है कि सशरीर प्रस्तुत करना। अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो क्या करते हैं, उसे न्यायालय के सामने निश्चित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा है परमादेश। देखिए, सबके अर्थ याद रखिएगा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का है कि सशरीर प्रस्तुत करना, मैच करने के लिए आता है, और परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उनसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट कब नहीं जारी की जा सकती? जब निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध हो, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो। थर्ड है, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, ज़रूरी नहीं। फोर्थ है, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध। फिफ्थ है, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध। और सिक्स्थ है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। तो परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, या एक तरह का देखेंगे नियंत्रण होता है न्यायालय का। ठीक है, जो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं जारी करेंगे वो भी इसमें बताया गया है परमादेश रिट में। और प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना किसी चीज़ को। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं या अधिकरण है, इनको अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। ये प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने पढ़ा, जिसमें एक निश्चित समय के भीतर क्या होता है कि न्यायालय के समक्ष जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति उसको पेश करना होता है। ठीक है, परमादेश क्या होता है? इसमें जो न्यायालय है वो आदेश देता है कोई भी अधिकारी कार्य के लेकर, कार्य उसे नकार रहा है, कार्य नहीं किया गया या कुछ भी जो कारण हो गए, जैसे कि इसमें सार्वजनिक इकाई भी आ जाती है, अधीनस्थ न्यायालय आ जाते हैं, प्राधिकरण आ जाते हैं, तो इसमें इनके खिलाफ जारी किया जाता है कि आदेश देने के लिए। ठीक है, प्रतिषेध क्या हो गया? किसी कार्य को रोक देने के लिए। क्या होता है कि जैसे उच्च न्यायालय या अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी न्याय क्षेत्र से बाहर वो कार्य कर रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। अगला है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण का क्या अर्थ है? प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या फिर कोई लंबित मामला है इसके स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर भी जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। लेकिन 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों या फिर इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। फिर आ जाता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा जो होता है। तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र और उच्च न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछा जाता है कई बार। तो ये 3 प्रकार से भिन्न है। इन तीनों पॉइंट को जरूर देखिए। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध
रिट जारी कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं हाई कोर्ट के कंपेयर में। पर आगे देखते हैं तो उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार या उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। तो जब बात फंडामेंटल राइट्स की होगी तो सिर्फ उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट जारी कर सकता है और किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर अब पावर किसके पास ज़्यादा आ गई, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की। फिर आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का एक रक्षक और गारंटी देने वाला बनाया गया है। तो मतलब ये है कि देखिए जो आर्टिकल 32 है इससे मतलब कि ये हो जाता है कि उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार बन गया। तो उच्चतम न्यायालय रिट को नकारेगा नहीं, मतलब रिट को नहीं नकार सकता, लेकिन उच्च न्यायालय नकार सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 32 ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने 5 प्रकार की रिट के बारे में जाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिए, इसके बारे में जानकारी रखिए। अब अगर इससे प्रश्न आते हैं तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए ऐसे ही कंटेंट के साथ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। और पेड ग्रुप की जानकारी चाहिए, अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ क्लासेस लेने से या सिर्फ कंटेंट पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व वही करने जैसे कि पैटर्न आपके एग्ज़ाम का है, ना कि आप कोई भी टेस्ट सॉल्व करते रहें। तो इसलिए ज़रूरी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही पढ़ी जाएँ, और वो आपको कंटेंट मिल जाएगा SCS के ऐप पर। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जो भी कोर्स आपको परचेज़ करना है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उन कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई कीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।